So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. एक बार बताएंगे सभी लोग ऑडियबल है साउंड? एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे साउंड क्लियर आ रहा है? ओके. सो लास्ट क्लास में अगर हम लोग बात करें तो हमने चर्चा की थी कि क्या होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट, क्या होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट. इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था. बेसिकली उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. अब हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे पाथ ऑफ कांटेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और आर्क ऑफ कांटेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. एक बार फिर भी सिर्फ कंफर्मेशन के लिए एक बार मुझे आप लोग बता दो, कल हमने पाथ ऑफ कांटेक्ट और आर्क ऑफ कांटेक्ट और कांटेक्ट रेशियो ये पढ़ लिया था ना? सिर्फ कंफर्मेशन के लिए एक बार बता दो. ओके. सो आज हम लोग पाथ ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं. देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है. कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपके पास में एक पिच सर्कल है, अगर ये आपके पास में एक पिच सर्कल है और ये दूसरा पिच सर्कल है, दूसरे गियर का पिच सर्कल है, ये आपके पास में एक बेस सर्कल है और बेस सर्कल के साथ में ये जो लाइन है ये टेंजेंशियली दूसरे वाले गियर के बेस सर्कल के साथ में कुछ इस तरीके से टेंजेंशियल है. ये इसका सेंटर है और ये सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन. सेंटर टू सेंटर कनेक्शन. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. ये जो एंगल हमारे पास में आ रहा है प्रेशर एंगल फाई, ये जो एंगल हमारे पास में आ रहा है प्रेशर एंगल फाई. ये कल हम लोगों ने बता दिया था. अब सुनेंगे सभी लोग ध्यान से. अगर आपको याद हो तो कल बेसिकली यहां से यहां पर एक पॉइंट था जिसको आपने बोला था ए, और यहां कहीं पर कोई पॉइंट था जिसको आपने बोल दिया था बी. तो ये जो डिस्टेंस थी ना ये आपकी पाथ ऑफ कांटेक्ट थी. ये जो डिस्टेंस थी बेसिकली ये आपकी क्या थी? पाथ ऑफ कांटेक्ट थी. अगर बात की जाए पाथ ऑफ कांटेक्ट के बारे में, अगर बात की जाए पाथ ऑफ कांटेक्ट के बारे में, तो ये जो ए से बी तक की लाइन जा रही है, ए से बी तक की लाइन जा रही है, इसी को क्या बोला जा रहा है? पाथ ऑफ कांटेक्ट. ए टू बी, इसी को क्या बोला जा रहा है यहां पर? पाथ ऑफ कांटेक्ट. तो आप क्या बोलेंगे यहां पर सबसे पहले? पाथ ऑफ कांटेक्ट इक्वल्स टू ए बी. ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो ये पिच पॉइंट पी है. सो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर? ए पी प्लस पी बी. कल बताया था पाथ ऑफ कांटेक्ट के दो पार्ट होते हैं. एक को बोला जाता है पाथ ऑफ अप्रोच जो कि एपी होगा, और दूसरे को बोला जाएगा पाथ ऑफ रिसेस जो कि आपका पी बी होगा, जो कि आपका यहां पर पी बी होगा. तो अगर एपी मुझे कैलकुलेट करना है,
अगर एपी मुझे कैलकुलेट करना है या पीबी कैलकुलेट करना है, पहले मैं पीबी कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अगर ये पीबी मुझे कैलकुलेट करना है यहां से यहां तक का, तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया मान लीजिए सी, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया डी। सो मान लीजिए कि ये पीबी मुझे कैलकुलेट करना है, तो मेरे ख्याल से ऐसा बोला जा सकता है सीबी, सीबी माइनस सीपी, सीबी माइनस सीपी। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि सर ये सीबी क्या है और सीपी क्या है, तो पहले मैं बात करूं सीपी के लिए, तो यहां से अगर ये ओ है और ये क्यू है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे पिच सर्कल रेडियस स्मॉल आर। ये एंगल फाई है, तो इसको बोलेंगे हम लोग आर कॉस फाई। ये अगर आपके पास सीपी है तो इसे बोला जाएगा आर साइन फाई, इसे बोला जाएगा आर कॉस फाई, इसे बोला जाएगा आर साइन फाई। एक को आर कॉस फाई बोला जाएगा और एक को क्या बोला जाएगा यहां पर आर साइन फाई। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें यहां पर सीपी, तो सीपी तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सर ये होगा आर साइन फाई। सीपी तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सर ये होगा आर साइन फाई। अब अगर बात करूं मैं सीबी की, सीबी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक अगर आप देखें, अगर आप देखें यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आर ए, अडेंडम रेडियस। ये एंगल है 90 डिग्री। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस आप सी से बी तक की डिस्टेंस बता सकते हो। कैसे? आप कहेंगे सर सी बी इक्वल्स टू रूट ओवर आर ए स्क्वायर माइनस आर कॉस फाइव स्क्वायर, आर ए स्क्वायर माइनस आर कॉस फाइव स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर अगर आपकी एक है, ये इक्वेशन नंबर अगर दो है और ये इक्वेशन नंबर तीन है, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री बीपी पाथ ऑफ रिसेस इक्वल्स टू रूट ओवर आर ए स्क्वायर माइनस आर कॉस फाइव स्क्वायर माइनस सीपी आर साइन फाइव। ये पाथ ऑफ रिसेस है। सिमिलरली अगर आप पाथ ऑफ अप्रोच फाइंड करना चाहें तो वो भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा, आर ए स्क्वायर माइनस आर कॉस फाइव माइनस आर साइन फाइव। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर पाथ ऑफ कांटेक्ट की, तो ये जो पाथ ऑफ कांटेक्ट है इसके लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये जो रिजल्ट है ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, आर ए स्क्वायर माइनस आर कॉस फाइव स्क्वायर प्लस रूट ओवर आर ए स्क्वायर माइनस आर कॉस फाइव स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर साइन फाइव, माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर साइन फाइव। ये हमारे पास में पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला आ रहा है। ये हमारे पास में पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला आ रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दो इतना क्लियर हो गया क्या? अगर इसको cos फाइव से डिवाइड कर देंगे तो आर्क ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। आर्क ऑफ कांटेक्ट को सर्कुलर पिच से डिवाइड कर देंगे तो कांटेक्ट रेशियो आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स मैंने कल ही बता दिए थे, ये सारे पॉइंट्स मैंने कल ही आपको बता दिए थे।
सो पाथ ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करने के बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम लोग यहां पर बोलते हैं इंटरफेरेंस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, मैं पहले इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं क्या होता है इंटरफेरेंस। व्हेन involute tip of pinion comes in contact with non-involute flank portion of gear, non-involute flank portion of gear. This makes involute, non-involute non-involute contact. Due to this contact, gears can be locked, or maybe we can face some mechanical failure. This phenomena is known as इंटरफेरेंस। दिस फिनोमिना इज नॉन एज इंटरफेरेंस। क्या बोला गया सर यहाँ पर? देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। शायद कल मैंने आपको इन्वॉल्यूट प्रोफाइल और साइक्लोइडल प्रोफाइल बताया होगा। तो जब इन्वॉल्यूट टीथ की बात कर रहे हैं, अब हम लोग इन्वॉल्यूट टीथ की ही बात करेंगे। तो ये जो इन्वॉल्यूट बनाया जाता है ना, ये एक सर्कल को रेफरेंस लेके बनाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस सर्कल। बेस सर्कल से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये होता है आपका टूथ में इन्वॉल्यूट पार्ट। और ये जो सर्कल है, ये है आपका डेडेंडम सर्कल, रूट सर्कल। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक का, नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट। तो यहां बताया जा रहा है कि अगर आपके पास में जो इन्वॉल्यूट पार्ट दिया गया है, उसके कांटेक्ट में जो इन्वॉल्यूट पार्ट आपको दिया गया है, ये क्या हुआ, यहां से यहां तक ये फ्लैंक है। फ्लैंक के अंदर भी ये वाला नॉन इन्वॉल्यूट फ्लैंक पोर्शन है। ये कौन है, दूसरे गियर का टिप। ये टिप है, टिप कौन सा टिप, इन्वॉल्यूट टिप। तो जब यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला हिस्सा इन्वॉल्यूट, ये वाला हिस्सा नॉन इन्वॉल्यूट। तो जब इन दोनों का कांटेक्ट बनेगा तो वो कैसा कांटेक्ट होने वाला है, इन्वॉल्यूट नॉन इन्वॉल्यूट कांटेक्ट, इन्वॉल्यूट नॉन इन्वॉल्यूट कांटेक्ट।
हमने क्यों दिया बेसिकली, हमने क्यों बेसिकली इन्वॉल्यूट प्रोफाइल दी थी? हमने इन्वॉल्यूट प्रोफाइल इसलिए दी थी, हमने इन्वॉल्यूट प्रोफाइल इसलिए दी थी जिससे कि गियर स्मूथली पावर ट्रांसमिट करके स्लाइड करते हुए रन करके आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर कहीं पर इन्वॉल्यूट का नॉन इन्वॉल्यूट से कांटेक्ट हो रहा है तो वहां पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी गियर्स जो है वो जैम हो जाए, आपकी गियर्स जो है वो क्या हो जाए, जैम हो जाए। और अगर हाई स्पीड के ऊपर ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है तो हो सकता है वहां पर कोई मैकेनिकल फेलियर भी आ जाए। बेसिकली इसी फिनोमेना को हम लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ पर, इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस क्या है? जब इन्वॉल्यूट टिप ऑफ पिनियन नॉन इन्वॉल्यूट फ्लैंक पोर्शन के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि इन्वॉल्यूट टिप मतलब इन्वॉल्यूट है, नॉन इन्वॉल्यूट फ्लैंक पोर्शन मतलब वो नॉन इन्वॉल्यूट है। जब इन दोनों का कांटेक्ट बनेगा तो ऐसे में एक इन्वॉल्यूट नॉन इन्वॉल्यूट कांटेक्ट बन जाता है। और जब इन्वॉल्यूट नॉन इन्वॉल्यूट कांटेक्ट बनता है तो वहां पर गियर्स जाम हो सकते हैं, और गियर्स अगर जाम हो गए तो ऑफ कोर्स आप पावर ट्रांसमिट कैसे करेंगे? अगर हाई स्पीड के ऊपर ऐसा फिनोमेना आता है तो हो सकता है गियर के अंदर कोई मैकेनिकल फेलियर भी आपको देखने को मिल जाए। बेसिकली इस तरह के फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। अब अगर हमें इस इंटरफेरेंस से बचना है, अब अगर हम चाहते हैं कि सर हम इस इंटरफेरेंस से बच जाए, तो इस इंटरफेरेंस से बचने के लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? इस इंटरफेरेंस से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले देखना, टू अवॉइड interference, to avoid interference we remove some material from the base of the tooth. This process is known as इंटरफेरेंस। क्या बोला गया है यहां पर? क्या बोला गया है कि ये जो टूथ का बेस है यहां से मटेरियल कम कर दो, ये जो टूथ का बेस है यहां से मटेरियल को कम कर दो। यहां से अगर आपने मटेरियल को कम कर दिया, यहां से अगर आपने मटेरियल को कम कर दिया तो बेसिकली ये जो इन्वॉल्यूट टिप है वो हो सकता है इसके कांटेक्ट में आ ही ना। दिस प्रोसेस इज नॉन एज अंडरकटिंग। तो बेसिकली ये जो मटेरियल को हम रिमूव कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अंडरकटिंग। इंटरफेरेंस के ऊपर बता देना क्या बोला जाता है। सो मटेरियल रिमूव क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि ये टिप जो है इसके कांटेक्ट में नहीं आए। बेसिकली इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, अंडरकटिंग बोलते हैं। तो आगे किसी भी टूथ के बेस से अगर मटेरियल आप रिमूव करेंगे तो कॉमन सेंस हमारा ये बोलता है कि सर अगर ऐसा करेंगे हम लोग तो उस टूथ की जो स्ट्रेंथ होगी वो ऑफकोर्स डिक्रीज कर जाएगी। उस टूथ की जो स्ट्रेंथ होगी वो ऑफकोर्स डिक्रीज कर जाएगी। सो अगर ऐसा हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होने की वजह से इस तरह का जो प्रोसेस या इस तरह का जो ऑप्शन आपने बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ पावर ट्रांसमिशन एट लो स्पीड के ऊपर ही सुटेबल है, हाई स्पीड पर सुटेबल नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, ड्यू टू रिमूवल of material from base of the tooth strength of tooth decreases।
strength of tooth decreases. As a result, this process is only suitable for power transmission at low speed. इस तरह का ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर ट्रांसमिशन एट लो स्पीड के लिए ही सुटेबल है, हाई स्पीड के ऊपर सुटेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस से बचने का क्या तरीका है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा यहां से आगे, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, टू अवॉइड interference at power transmission at high speed. To avoid interference for power transmission at high speed. तो किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया जा रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, वो कौन सा है, जरा देखिए पहला ऑप्शन, इंक्रीज प्रेशर एंगल, इंक्रीज प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल को इंक्रीज कर दो, प्रेशर एंगल को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। सर प्रेशर एंगल को इंक्रीज करने से क्या होगा, देखिए आपको पता है कि ये आपके पास में एक पिच सर्कल है, ये आपके पास में एक पिच सर्कल है, यहां पर आपके पास में एक और पिच सर्कल है, ये आपके पास में एक बेस सर्कल है, और ये आपके पास में एक और बेस सर्कल है। सो बेसिकली अगर आप देखें ध्यान से, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो एंगल था, ये जो एंगल था बेसिकली ये आपका प्रेशर एंगल फाई, ये जो एंगल था ये आपके लिए क्या है, प्रेशर एंगल फाई। अगर ये प्रेशर एंगल फाई है तो ये बोल रहा है कि इस प्रेशर एंगल फाई को बढ़ा दो। हमने कहा इस प्रेशर एंगल फाई को अगर बढ़ा दिया तो ये प्रेशर एंगल फाई जो है ये कुछ फाई से फाई डैश हो गया। सो यहां पर इस लाइन ऑफ एक्शन को बेस सर्कल के साथ टेंजेंशियल होना पड़ेगा, मतलब बेस सर्कल को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर छोटा होना पड़ेगा। सो प्रेशर एंगल को बढ़ाने से, प्रेशर एंगल को बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये आपका टूथ है, इस टूथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपका बेस सर्कल था, ये आपका इनवॉल्यूट पार्ट था, ये आपका नॉन इनवॉल्यूट पार्ट है। तो जब आप बेस सर्कल को बढ़ाएं और प्रेशर एंगल को बढ़ाएंगे तो ये बेस सर्कल जो है ये छोटा हो रहा है, क्योंकि बेस सर्कल छोटा हो रहा है तो नॉन इनवॉल्यूट पार्ट की हाइट जो है
वो भी कम हो जाएगी। और नॉन इन्वॉल्व पार्ट की हाइट अगर कम हो गई तो बेसिकली उसका इन्वॉल्व पार्ट के कांटेक्ट में आने के जो चांसेस होंगे ना वो भी कम हो जाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर एंगल बेस सर्कल radius decreases, that is non involute part decreases. As a result, chances of involute non involute contact मतलब इंटरफेरेंस डिक्रीजेस। सो मेरे ख्याल से सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। एक बार बोल दीजिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सो ये एक ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से आप बेसिकली यहां से किस तरीके से हम लोग यहां से इंटरफेरेंस से बचा सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट की, तो जो दूसरा पॉइंट हमारे पास में है वो है टूथ स्टबिंग। सर ये टूथ स्टबिंग क्या होता है? हमने कहा कि एग्जैक्टली इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है। आपने बोला कि सर देखिए ये हमारे पास में एक टीथ है कुछ ऐसा, और ये बेस सर्कल है, सामने से ये एक टूथ आया और इनका कांटेक्ट बन रहा है। सो ये जो कांटेक्ट है ना इसकी वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है। तो बेसिकली ये प्रोसेस बोल रहा है कि आप अगर इतना ये जो टूथ आपको दिया गया है इसको स्टब कर दो मतलब भेज दो, इसको स्टब कर दो मतलब भेज दो, तो बेसिकली कोई भी टिप इस नॉन इन्वॉल्व पार्ट के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। कोई भी टिप इस नॉन इन्वॉल्व पार्ट के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। अगर इसके पार्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाई तो आप क्लियरली बोल सकते हो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर इन्वॉल्व नॉन इन्वॉल्व कांटेक्ट जो है वो नहीं बन पा रहा। और वो अगर नहीं बन पा रहा तो आप क्या बोलेंगे, सर इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इंटरफेरेंस की चांसेस क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो आप क्या बोलेंगे, ड्यू टू ड्यू टू टूथ स्टबिंग, ड्यू टू टूथ स्टबिंग। अगर ये आप स्टब करोगे, इसको आप स्टब करोगे तो मुझे बताओ इसकी कौन सी रेडियस कम होगी, इसकी अडेंडम रेडियस कम होगी, अडेंडम रेडियस डिक्रीज कर जाएगी। अडेंडम रेडियस डिक्रीज में ध्यान रखना जो अडेंडम होगा वो डिक्रीज करेगा। अगर अडेंडम डिक्रीज करेगा मतलब
इन्वॉल्यूट पार्ट डिक्रीज कर जाएगा। अगर इन्वॉल्यूट पार्ट अगर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब चांसेस ऑफ इन्वॉल्यूट नॉन इन्वॉल्यूट कांटेक्ट वो कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा, इसके चांसेस कम हो गए, तो आप क्या बोलेंगे, इसका मतलब चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बड़ा आसान है अगर आप देखें यहां पर ध्यान से। और अगर मैं बात करूं एक तीसरा ऑप्शन, तो जो तीसरा ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है वो है आपके पास में इंक्रीज नंबर ऑफ टीथ, इंक्रीज नंबर ऑफ टीथ ऑन ईयर एंड पिनियन, इंक्रीज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एंड पिनियन। अब पॉइंट ये आता है कि सर आपने तो बोल दिया नंबर ऑफ टीथ बढ़ाओ, पर कितने बढ़ाए, कितने बढ़ाए, और इससे कैसे इंटरफेरेंस बचेगा, इसके लिए आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास में इंटरफेरेंस से बचने के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन आया था वो था अंडर कटिंग। जो सबसे पहला ऑप्शन आया था वो क्या था, अंडर कटिंग। लेकिन अंडर कटिंग में क्या समस्या आई थी वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हमने बोला कि अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर इंटरफेरेंस की बात, तो उससे बचने के लिए हाई स्पीड पर हमारे पास में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने बताया आप प्रेशर एंगल बढ़ा सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्टबिंग कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ बढ़ा सकते हो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहले दो पॉइंट, तो वो तो आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो नंबर ऑफ टीथ बढ़ाना है, इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर हेडिंग लिखूंगा, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एंड पिनियन to just avoid interference, to just avoid interference। इंटरफेरेंस को जस्ट अवॉइड करने के लिए कितने टीथ हमें यहां पर बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस की बात हो रही है। देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम मैंने बनाया था, उसी डायग्राम को मैं फिर से यहां पर ड्रॉ करता हूं। ये हमारे पास में एक पिच सर्कल है और ये सामने वाले गियर का पिच सर्कल है, ये बेस सर्कल है और ये सामने वाले गियर का बेस सर्कल है। इतना डायग्राम आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये जो एंगल है ये प्रेशर एंगल फाई था, ये जो एंगल है ये प्रेशर एंगल फाई है, ये जो पॉइंट है ये पी है। लास्ट टाइम पर अगर आप देखें तो यहां से पाथ ऑफ कांटेक्ट चालू हुआ। देखिए पाथ ऑफ कांटेक्ट यहां से चालू हो, 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 यहां यहां तक पाथ ऑफ कांटेक्ट कहीं से भी स्टार्ट हो, बेसिकली आपके सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर अभी हम बेस सर्कल के अंदर एंटर नहीं कर रहे। जब तक आप बेस सर्कल के अंदर एंटर नहीं करोगे तब तक आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वहां पर इंटरफेरेंस होगा। बेस सर्कल के अंदर नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट आ रहा है, तो जैसे आप बेस सर्कल के अंदर जाएंगे आप बोलेंगे सर यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अगर बात हो रही जस्ट अवॉइड, तो हमने बोला कि हम जस्ट बेस सर्कल को टच करते हुए पाथ ऑफ कांटेक्ट चालू करेंगे।
हमने बोला कहाँ खत्म होना चाहिए, पिछली बार यहाँ हुआ था, यहाँ भी हो सकता है, 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 बस जस्ट बेस सर्कल को टच करने दो, इसके अंदर नहीं जा सकते हो आप, इसके अंदर जाओगे तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो जब भी बात होगी यहाँ पर, जब भी बात होगी यहाँ पर, जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस का केस, तो आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट यहां से चालू होगा और चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, यहां पर खत्म होगा, ध्यान रखना। जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस के केस में आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट यहां से चालू होगा और यहां खत्म होने वाला है। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए और इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी। तो सेम जहां से पाथ ऑफ कांटेक्ट चालू हुआ था उसको आपने इस लाइन से मिला, इस पॉइंट से मिला दिया था, और जहां पे खत्म हुआ था उसको आपने इस पॉइंट से मिला दिया था। इतना काम हम लोगों ने लास्ट टाइम पर भी किया था। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में नए पॉइंट्स की बात करेंगे। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे आर। अगर इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ओ, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं क्यू। सो अब देखेंगे ये अगर आर है तो ये बन जाएगा आर कॉस फाई। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, आर साइन फाई। यहां से यहां तक अगर कैपिटल आर आपके पास में है तो ये बन जाएगा आपके पास में आर कॉस फाई। तो ये बन जाएगा आपके पास में आर साइन फाई, आर कॉस फाई, आर साइन फाई। क्लियर है इतनी कहानी? अगर इतनी कहानी क्लियर है तो यहां पर, यहां से कांटेक्ट चालू हो रहा है और ये पिच पॉइंट है, तो मेरे ख्याल से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ अप्रोच बेसिकली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आर साइन फाई, आर साइन फाई। नेक्स्ट इज पाथ ऑफ रिसेस, ये पाथ ऑफ रिसेस जो है ये बन जाएगा कैपिटल आर साइन फाई, कैपिटल आर साइन फाई। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो आपका, अच्छा एक और पॉइंट, चलिए पहले पाथ ऑफ कांटेक्ट लिख देता हूं। पाथ ऑफ कांटेक्ट ये क्या होता है सर? ये होता है पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस। सो अगर हम बात करें पाथ ऑफ कांटेक्ट की तो ये बन जाएगा आपके पास में आर साइन फाई प्लस कैपिटल आर साइन फाई, आर साइन फाई प्लस कैपिटल आर साइन फाई। तो ये बन जाएगा आपके पास में आर प्लस कैपिटल आर साइन फाई, आर प्लस कैपिटल आर साइन। सो ओवरऑल ये हमारे पास में पाथ ऑफ कांटेक्ट बन गया। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को आप ध्यान रखें कि जो पाथ ऑफ कांटेक्ट आ रहा है ये किस कंडीशन में आ रहा है, जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस के कंडीशन में। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए आर्क ऑफ कांटेक्ट, तो आर्क ऑफ कांटेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्क ऑफ कांटेक्ट हमारे पास में क्या आने वाला है, ये आर्क ऑफ कांटेक्ट हमारे पास में आने वाला है पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइड बाय कॉस फाई, डिवाइड बाय कॉस फाई। देखिए जरा ध्यान से, पाथ ऑफ कांटेक्ट ये रहा हमारे पास में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई। तो ये बन जाएगा हमारे पास में आर ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर टेन फाई, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर
अगर आपसे पूछा जाए आर्क ऑफ अप्रोच, सो ये बन जाएगा आपके पास में पाथ ऑफ अप्रोच विच इज आर साइन फाई डिवाइड बाय कॉस फाई। तो ये बन जाएगा आपके पास में आर्क ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू आर टेन फाई। इसी तरीके से अगर हम बात करें आर्क ऑफ रीसेस इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई इक्वल्स टू आर्क ऑफ रीसेस इक्वल्स टू कैपिटल आर टेन फाई। सो ये वो पैरामीटर्स है जो आप यहां से पढ़ना नहीं चाह रहे थे पर आप फाइंड कुछ और करना चाह रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन ये पॉइंट्स भी हमें देखने को मिल गए और एग्जाम के अंदर हमने देखा है कि जो ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, जो ये फॉर्मूला है पाथ ऑफ कांटेक्ट का, इससे ज्यादा काम का फॉर्मूला ये है। एग्जाम में ये हमसे ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला हमसे ज्यादा पूछा जाता है। सर अगर कोई एक फॉर्मूला सेलेक्ट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा? देखो जो पहले वाला फॉर्मूला वो हर एक कंडीशन में वैलिड है, जो पहले वाला फॉर्मूला है वो हर एक कंडीशन में वैलिड है, लेकिन अभी जो फॉर्मूला लिखा है, अभी जो फॉर्मूला लिखा है वो हर एक कंडीशन में वैलिड नहीं है। वो वैलिड है जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस। जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस का मतलब आप ए से बी तक की चर्चा कर रहे हैं, ए से बी तक की, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला वैलिड होने वाला है। सो पॉइंट क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ टीथ, तो ये तो हमने एडिशनली फाइंड किया है, हमें फाइंड तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ करना है ना। अगर नंबर ऑफ टीथ हमें फाइंड करना है तो देखो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला। ओ पी बी इन ट्राइंगल ओ पी बी। ये जो एंगल है क्या आप में से कोई बता सकता है कितना होगा? ये जो एंगल है क्या आप में से कोई बता सकता है कितना होगा? बोलिए। ये जो एंगल है क्या आप में से कोई बता सकता है कितना होगा? बताइए। कोई भी ट्राई भी नहीं करता यार तुम में से कोई? नाइनटी माइनस फाइव। चलो कल्याण ने ट्राई तो किया एटलीस्ट। देखिए कल्याणी, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल प्रेशर एंगल है। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला प्रेशर एंगल है, तो ये पूरा एंगल हो गया 90 प्लस 5। हाँ बिल्कुल पवन, पवन बिल्कुल सही बता रहे हो। तो एटलीस्ट जिन लोगों ने ट्राई किया वो कुछ सोच रहे हैं। डेफिनेटली गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। सो अब अगर हम लोग बात करें इस ट्राइंगल के अंदर, तो अब इस ट्राइंगल के अंदर मैं यहां पर लगाऊंगा कोसाइन रूल। ये ओ, ये पी, ये बी। सो बेसिकली इस ट्राइंगल के लिए अब मैं लगाने वाला हूं यहां पर कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल इस ट्राइंगल में कैसे लगाएंगे? ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर
प्लस पीबी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ओपी पीबी कॉस 90 प्लस 5 ओपी पीबी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ओपी पीबी कॉस 90 प्लस 5। देखिए ओबी कौन है, ओबी ये होगा आपका अडेंडम रेडियस। क्यों, यहां पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब इसका अडेंडम सर्कल यहां पर यहां तक पहुंचा होगा। सो बेसिकली ये आपके पास में होगा अडेंडम रेडियस। तो आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं आर ए स्क्वायर इक्वल्स टू अब बात करते हैं ओपी। ओपी ये तो सबको पता है, स्मॉल आर, आर स्क्वायर प्लस पीबी, पीबी ये बन गया कैपिटल आर साइन 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर कैपिटल आर साइन 5 कॉस 90 प्लस 5 माइनस साइन 5। सो बेसिकली अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये बन गया आपके पास में आर ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर साइन स्क्वायर 5, 2 स्मॉल आर कैपिटल आर साइन स्क्वायर 5। हमने यहां से स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड, तो ये बन गया आर ए इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस यहां से आर साइन स्क्वायर, यहां से आर साइन स्क्वायर बाहर ले लो, तो ये बचेगा कुछ ऐसा, ये बचेगा कुछ ऐसा। अब हमने क्या कर दिया, दोनों साइड अच्छा एक स्टेप और करते हैं, पहले यहां से आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कैपिटल आर बाय स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर बाय स्मॉल आर साइन स्क्वायर 5। देखिए आपने लिखा था कैपिटल जी, इसे बोलते हैं गियर रेशियो। इसे क्या बोलते हो आप, गियर रेशियो। और ये गियर रेशियो होता है कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। इसको आप कैपिटल डी बाय स्मॉल डी भी बोल सकते हो, इसको आप कैपिटल आर बाय स्मॉल आर भी बोल सकते हो। सो आप बोल सकते हो सर जो आर ए का फॉर्मूला आ रहा है वो बन रहा है आपके पास में आर, जो आर ए का फॉर्मूला आ रहा है वो बनेगा आपके पास में आर 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर 5। मैंने यहां से एक आर को माइनस कर दिया और यहां से एक आर को माइनस कर दिया, यहां से मतलब दोनों साइड से हमने क्या कर दिया, एक एक आर को माइनस कर दिया। जब दोनों साइड से एक एक आर को माइनस करेंगे तो पहले तो समझो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखो ये सेंटर, ये बेस सर्कल, ये पिच सर्कल, ये अडेंडम सर्कल। सो अगर आप अडेंडम रेडियस में से पिच सर्कल रेडियस को माइनस करते हो, अडेंडम रेडियस में से पिच सर्कल रेडियस को माइनस करते हो, तो ये डिस्टेंस बच रही है ना, और ये डिस्टेंस एक्चुअल में कौन है, अडेंडम। सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ अडेंडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अडेंडम लेटर सपोज किसी क्वेश्चन के लिए अडेंडम इक्वल्स टू 10 mm दिया गया हो और हमें दिया गया 1 मॉड्यूल इक्वल्स टू 5 mm, तो ये जो अडेंडम डायरेक्ट लिखा गया 10, ये है अडेंडम इन mm। लेकिन अगर मैं अडेंडम को ऐसा लिख दूं 2 मॉड्यूल, तो ये भी गलत नहीं है, 1 मॉड्यूल बराबर 5 mm, 2 मॉड्यूल बराबर 10 mm। लेकिन ये जो अडेंडम लिखा है ये लिखा है इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, ये जो अडेंडम लिखा है वो लिखा है इन mm। तो ये है अडेंडम, है दोनों ही अडेंडम, एक mm में है एक मॉड्यूल में। तो मैं यहां पर जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं एपी मॉड्यूल। तो सर ये एपी कौन है, ये एपी है आपके पास में अडेंडम इन मॉड्यूल, अडेंडम ये क्या है, अडेंडम इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल। क्लियर है,
ये जो आर आपके पास में आ रहा है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं मॉड्यूल इक्वल्स टू क्या होता है, डी बाई टी। सो मॉड्यूल इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 2r/t। सो r इक्वल्स टू लिखा जा सकता है mt/2। और आप फाइंड कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, तो यहां आप लिखेंगे mt मिनिमम डिवाइड बाई 2 रूट ओवर, ब्रैकेट लगा देता हूं, रूट ओवर 1 प्लस कैपिटल G+2 G साइन स्क्वायर 5 - 1। सो मॉड्यूल से मॉड्यूल कट जाएगा और ये आ गया आपके पास में टी मिनिमम। तो व्हाट इज एग्जैक्टली टी मिनिमम, दिस इज 2 AP डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस G+2 G साइन स्क्वायर 5 - 1। ये आपके पास में नंबर ऑफ टीथ आ गए। लेकिन ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी मतलब पिनियन की बात हो रही है, तो ये जो नंबर ऑफ टीथ है वो किसके ऊपर है, ये नंबर ऑफ टीथ जो है ये है मिनिमम number of teeth on pinion to just avoid interference। इसी तरीके से सिमिलरली कैपिटल टी मिनिमम आपके पास में आएगा 2 AG डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस 1/G+2 1/G साइन स्क्वायर 5 - 1। ये आपके पास में मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर आ गया है। सो ये क्या आ गया आपके पास में, मिनिमम number of teeth on gear to just avoid interference। ये बेसिकली दो आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिनको आप याद रखेंगे एग्जाम के अंदर। इस गियर में से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमसे पूछा जा सकता है, वो बेसिकली ये वाला टॉपिक है। और यहां से बहुत प्यारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। अगर क्लियर हो गया तो एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लियर लिख दो। अगर क्लियर हो गया तो एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लियर लिख दो, तो मैं समझ जाऊं कि आपको क्लियर हो गया है। सो आगे मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इसलिए क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो उन न्यूमेरिकल्स के लिए हो सकता है आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए। सो एक ईएससी कन्वेंशनल का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, जहां से आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर होंगे। 2-3 पॉइंट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे आपके। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से हम लोग वहां से डील करेंगे क्वेश्चन को।
चलिए तो मैं लिखवाता हूं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नोट करवाता हूं मैं आपको, एक सेकंड बस। जस्ट अ सेकंड। पीएससी 2007। सो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं मैं कंप्लीट क्वेश्चन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग समझिएगा पहले क्वेश्चन को। टू गियर्स two gears mesh externally to provide velocity ratio, or better term is gear ratio. Gear ratio 3. Both the gears have standard addendum standard addendum and pressure angle is equal to 20 degree. Both the gears have standard addendum, और यहां ब्रैकेट में आप लिखेंगे AP equals to AG equals to 1. Determine minimum number of teeth, minimum number of teeth on pinion to just avoid interference, इतना उसने फाइंड करने के लिए बोला। और उसके बाद में उसने आगे स्टोरी स्टार्ट की। उसने बोला इंस्टेड ऑफ यूजिंग opinion of these number of teeth, these number of teeth, opinion, okay, instead of using these number of teeth, another opinion having
having 3 teeth, 3 teeth less than the above number is to be used determine कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है डिटरमाइन द मिनिमम amount of stubbing of gear teeth in terms of module which is to be done now for this pinion. The gear ratio is to be maintained same. देखिए बहुत बड़ी कहानी इसने हमें दी है जिसको अभी हमें समझना है और उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि इसको कैसे समझा जाए, क्या क्या बोल रहा है ये बोल रहा है टू गियर्स mesh externally to provide gear ratio 3 both the gears have standard addendum 1 module pressure angle is equal to 20 degree determine the minimum number of teeth on pinion to just avoid interference। हमने कहा कि पहले क्वेश्चन इतना ही है, पहले जो क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि इतना ही क्वेश्चन हमारे पास में। अगर इतना ही क्वेश्चन अवेलेबल है तो आपने बोला एपी इक्वल्स टू एजी इक्वल्स टू 1, हमें दिया गया प्रेशर एंगल फाई इक्वल्स टू 20 डिग्री, तो हमने बोला फाइंड कर लेते हैं टी मिनिमम। ये बनेगा 2AP डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1। सो हमने बोला यहां से अगर मैं फाइंड करूं टी मिनिमम इक्वल्स टू, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 1, एपी की वैल्यू 1 दी गई है, रूट ओवर 1 प्लस जी की वैल्यू आपको दी गई है 3 प्लस 2, ये भी दिया गया 3 और ये दिया गया साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1। यहां से टी मिनिमम आप जब कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.03। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर टी मिनिमम 3.03 आ रहा है तो इसको 3 माना जाएगा या 4 माना जाएगा या 3.03 ही माना जाएगा? तुषार बोल रहे हैं 4, कल्याणी 3। तो देखो इस बात को समझिए, टी मिनिमम मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, इससे और कम नहीं किया जा सकता। तो 3.03 से नीचे तो आप किसी कंडीशन में नहीं जा सकते। तो इससे ऊपर जो भी आपका इंटीजर होगा, आप टी मिनिमम उसी को मानेंगे 4। इसी तरीके से अगर आप, अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है, टी मिनिमम कैपिटल टी मिनिमम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 2AG डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई जी प्लस 2 1 बाई जी
साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। सो अगर आप बात करेंगे टी मिनिमम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई जी की बात करेंगे तो ये बनेगा 1/3 प्लस 2 1/3 साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जहां तक मुझे लग रहा है ये वैल्यू आना चाहिए 44.94। सो जो आपका नेक्स्ट इंटीजर आएगा वो आएगा 45। तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4,45, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये वन ऑफ द रॉन्ग आंसर है। ये वन ऑफ द रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है? कैलकुलेट आपने बिल्कुल सही किया है, इंटीजर भी आपने बिल्कुल सही कंसीडर किया है, बट द मेन पॉइंट इज कि गियर रेशियो उसने कितना दिया आपको? गियर रेशियो उसने दिया आपको 3, और गियर रेशियो क्या होता है? कैपिटल टी बाय स्मॉल टी। उसने बोला गियर रेशियो सेम होना चाहिए। तो कैपिटल टी बाय स्मॉल टी की जो वैल्यू है, कैपिटल टी बाय स्मॉल टी का जो रेशियो है वो 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। सो अगर इनको साथ में काम करना है तो ये तो सेम आना चाहिए, ये तो सेम आना चाहिए। तो यहां पर दो तरीका होता है आगे बढ़ने का। एक तो आप पिनियन को रेफरेंस मान लो कि भाई पिनियन के ऊपर टीथ मैंने फिक्स कर लिए 4। अब अगर वो बोल रहा है गियर रेशियो 3 है तो गियर के टीथ में फाइंड कर लेता हूं कैपिटल जी टी बाई टी। कैपिटल टी इज इक्वल टू जी टी, कैपिटल टी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सो कैपिटल टी इक्वल्स टू 12 टीथ। कैपिटल टी इक्वल्स टू 12 टीथ। ये जो कैपिटल टी आ रहा है हमारे पास में, ये कितना आ रहा है यहां से? 12 टी। सो बेसिकली अगर आप देखें यहां पर तो 12 टीथ, आप यहां क्या बोल रहे हो? आप यहां क्या बोल रहे हो कि गियर के ऊपर 45 टीथ चाहिए? आप यहां पर क्या बता रहे हो? गियर के ऊपर 45 टीथ चाहिए। तो अगर आपने 12 ही टीथ गियर को प्रोवाइड किए तो ऑफकोर्स यहां पर तो इंटरफेरेंस होगा। तो अगेन ये एक और सुटेबल कंडीशन आपके पास नहीं है। फिर हमने बोला क्यों ना कैपिटल टी को रेफरेंस मान ले 45 टीथ। गियर रेशियो आपको 3 दिया गया है तो कैपिटल जी इक्वल्स टू कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, तो स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी बाय जी। सो ऐसे में अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी आपके पास में कितना है? 45, कैपिटल जी आपके पास में कितना है? 3, सो स्मॉल टी बराबर कितना आ रहा है आपके पास में? 15। स्मॉल टी आपके पास में कितना आ रहा है? 15। लेकिन इस बार जब आप पिनियन को देखेंगे, इस बार जब आप पिनियन को देखेंगे तो आप देख रहे हैं सर पिनियन को मिनिमम मिनिमम 4 टीथ चाहिए इंटरफेरेंस से बचने के लिए। आपने तो 15 टीथ दिए, तो हमने कहा कि अच्छा ये बात तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब पिनियन बिल्कुल ठीक है। गियर को 45 टीथ चाहिए, आपने 45 टीथ दे दिए, गियर रेशियो भी 3 मेंटेन है, इसका मतलब ये आपका परफेक्ट सिलेक्शन होगा। 15 टीथ ऑन पिनियन, 45 टीथ ऑन गियर। तो अगर कोई बोलता है मिनिमम कितने टीथ चाहिए तो हम बताएंगे 15 टीथ पिनियन पर चाहिए और 45 टीथ हमें गियर के ऊपर चाहिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स एक बार बता दो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से ये, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सीख रहे होंगे। ठीक है ना? चलिए, सो उसने बोला कि अगर आप इतने टीथ प्रोवाइड करवा देते हो दोनों को तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया आगे। क्या ट्विस्ट आया जरा देखो। वो बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पिनियन of these number of teeth, another pinion having 3 teeth less than the above number of is to be used। वो बोल रहा है कि जितने टीथ आ रहे हैं उतने नहीं, उससे 3 टीथ कम, 15 नहीं, 15 माइनस 3, सिर्फ 12 टीथ पिनियन के ऊपर है।
तो पैरेलली आपको तुरंत अपडेट कर देना है। अच्छा, इस पर अगर 12 है तो कैपिटल जी बराबर होता है टी बाई स्मॉल टी। तो कैपिटल टी बराबर होगा जी टी। जी कितना है आपके पास में 3, टी कितना है आपके पास में 12, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू 36 टी, स्मॉल टी इक्वल्स टू 12 टी। इन दोनों को देख के बताओ, ये गियर के ऊपर है फॉर गियर, ये किसके लिए है फॉर पिनियन। इन दोनों को देखकर बताओ ध्यान से कि इंटरफेरेंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। इंटरफेरेंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, गियर या पिनियन। इंटरफेरेंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, गियर या पिनियन। ऑफ कोर्स गियर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा सर ने कहा था कि भाई हाँ ऐसा इंटरफेरेंस हो रहा हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, आपने ये फॉर्मूला यूज किया टी मिनिमम इक्वल्स टू 2 AP डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। आपने ये फॉर्मूला यूज किया, इसमें टी मिनिमम आपने पुट कर दिया 12, स्टबिंग की बात हो रही है तो एपी को एज इट इज छोड़ दो, 1 प्लस जी प्लस 2 जी, और जी की वैल्यू भी पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है। 3 प्लस 2 3 साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1। सो बेसिकली यहां से जब आप एपी फाइंड करेंगे ना, वो एपी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अगर आप स्टबिंग कर रहे हैं ऊपर से उसको घिस रहे हैं तो अडेंडम तो कम होना चाहिए ना, लेस देन 1 आना चाहिए ना। अगर पहले 1 था तो अब लेस देन 1 आना चाहिए, लेकिन वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा पता है, क्योंकि पिनियन बोल रहा मुझे सिर्फ 4 टीथ चाहिए सेफ होने के लिए, आपने मुझे 12 टीथ दे रखे, तो मेरी साइड से तो आप अडेंडम को घिसो मत, बढ़ा दो तो भी मैं इंटरफेरेंस से बचा लूंगा। और यहां से आता है हमारे पास में पहला गलत ऑप्शन, इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि पिनियन रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है सर। यहां पर पिनियन यहां पर इंटरफेरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पास में जितने टीथ चाहिए ना उससे ज्यादा टीथ है, तो उसकी मदद से कभी भी सॉल्व मत करना, गियर को सेव करने जाओ, क्योंकि गियर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहां पर। तो बेसिकली आप यहां पर यूज करेंगे ऑप्शन नंबर 2, ऑलवेज ध्यान रखना ये चीज। कैपिटल टी मिनिमम इक्वल्स टू 2 AG डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई जी प्लस 2 1 बाई जी साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। ये टी मिनिमम कितना है 45, नहीं अब कितना हो गया 36। एजी को अननोन छोड़ दो, क्योंकि ये तो पता करना है कि भाई अडेंडम कितना रखना है। 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 2 1 बाई 3 साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1। यहां से आप लोग मुझे एजी फाइंड करके बता दो, एजी की वैल्यू कितनी आ रही है। यहां से आप सभी लोग मुझे एजी की वैल्यू फाइंड करके बता दो। यहां से आप सभी लोग मुझे एजी की वैल्यू फाइंड करके बता दो कितनी आ रही है। नहीं 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 नहीं, ये आंसर तो गलत है पवन, ये आंसर तो गलत है। 0.8 ये सही है, 0.8, 0.8, 0.8। पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 0.8, मतलब आपने 20% स्टबिंग कर दी।
20% आपने स्टबिंग कर दिया। बिल्कुल सही फाइंड किया आपने पवन। अच्छा मान लो क्वेश्चन में हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर मैं थर्ड पार्ट बोल देता हूं, भाई पहले दो पार्ट तो आपको समझ में आ गए ना, नंबर ऑफ टीथ बताओ, दूसरे में बोला स्टबिंग करो। पहले में बोला नंबर ऑफ टीथ कितने चाहिए मिनिमम, दूसरे में बोला नहीं उतने टीथ हम लगा नहीं पा रहे, तो बताओ स्टबिंग कितनी करें। तीसरा मैं बोल रहा हूं कि स्टबिंग नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हम ये फाइंड करना चाह रहे कि प्रेशर एंगल कितना रखा जाए जिससे कि इंटरफेरेंस ना हो। पिनियन के ऊपर टीथ जो है कितने बोल रहा है वो 12, और गियर के ऊपर कितने बोल रहा है 36। सो वंस अगेन अगर आप इस पार्ट को सॉल्व कर देते हैं, टी मिनिमम इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर माइनस 1। तो आपने यहां टी की जगह पुट कर दिया 12, एपी की जगह पुट कर दिया 1 प्लस जी की जगह 3 पुट कर दिया 2, 3 प्रेशर एंगल अननोन है इस बार, तो यहां से जो प्रेशर एंगल आएगा ना वो 20 डिग्री से कम आ जाएगा, और बहुत ज्यादा ही कम आ जाएगा। क्यों? हमको तो ऐसा बताया गया कि इंटरफेरेंस से बचने के लिए प्रेशर एंगल को बढ़ाया जाता है, तो ये कम क्यों आ रहा है? क्योंकि पिनियन बोल रहा है मुझे 4 टीथ चाहिए, आपने उसको दे दिए 12 टीथ। वो तो बोल रहा है प्रेशर एंगल को भले ही और कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत बड़ा मार्जिन ले रखा है यहां पर। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा ना वो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग आने वाला है। आप गियर को सेव करने जाए, सो टी मिनिमम इक्वल्स टू 2 एजी, एजी की वैल्यू अच्छा एक बार के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, 2 एजी डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2 1 बाई जी साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। तो ये आपने पुट कर दिया 36, एजी आपके पास 1 है, डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 2 1 बाई 3, 5 हमें नहीं पता कितना है, 5 तो फाइंड करना है माइनस 1। तो यहां से आप मुझे प्रेशर एंगल 5 कैलकुलेट करके बता दो कितना मिलता है। यहां से आप सभी लोग प्रेशर एंगल 5 कैलकुलेट करके बता दो। ये देखिए ये मैंने आपसे सॉल्व करवा, मतलब ये 2007 में पूछा नहीं गया था, लेकिन जब भी हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते थे पिछले 5-7 सालों में, हमेशा इस पार्ट को भी सॉल्व किया करते थे साथ में, इसलिए कि हम ये सोचते थे कि अगर मान लीजिए इस बार नहीं पूछा गया कभी पूछ ले तो। अभी 2020 में ही जब मेंस का पेपर हुआ था वहां पर सेम डेटा के साथ में ये पार्ट पूछा गया, सेम डेटा के साथ में। अब जिन्होंने क्लास नोट्स को बहुत ध्यान से सॉल्व किया होगा ना, उन्होंने ईएससी कन्वेंशनल के अंदर बिना कैलकुलेशन के, क्योंकि आंसर्स भी याद रह गए होंगे, बिना कैलकुलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया होगा। अभी जो रिसेंट मेंस का पेपर हुआ था लास्ट टाइम पर, उसके अंदर 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपके नोट्स कॉपी से सेम डेटा के साथ में आए थे। सो ये जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि रैंडमली सर के मन में आया कोई भी डेटा लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ये हमेशा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। चलिए एक बार वैल्यू फाइंड करके बता दीजिए मुझे कितनी मिल रही है वैल्यू। कोई भी स्टूडेंट आप में से ऐसा हो जो सही से वैल्यू फाइंड करके बता दे। कैलकुलेटर तो आप लोगों को चलाना पड़ेगा यार, कैलकुलेटर तो मेरे पास है नहीं। नहीं 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 तुषार, 15.49 कम कैसे हो सकता है? प्रेशर एंगल तो ज्यादा ही होना चाहिए ना। सो कम होने का तो कोई चांस ही नहीं है।
22.5, ये ठीक है, ये ठीक है। सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। एक बार बोल देंगे सभी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लियर हो गया हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दे देता हूं। कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। 98 में एक और क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, तो एक बार आप सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, क्लियर हो गया। सो अब 98 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके बताएं जरा। यहाँ से जो गियर वाला पार्ट है ना, यहाँ से ईएससी कन्वेंशनल में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि ये चैप्टर वाइज कहानी होती है, लाइक इस चैप्टर से गेट ज्यादा फोकस करता है, इस चैप्टर पे ईएससी फोकस ही नहीं करता है। तो जो गियर वाला पार्ट होता है ना, इसके ऊपर ईएससी कन्वेंशनल बहुत फोकस करता है। गवर्नर वाला पार्ट जो है उससे ईएससी कन्वेंशनल बहुत ज्यादा फोकस करता है उनके ऊपर। सो टू क्वेश्चन क्या था, देखिए, टू 20 डिग्री प्रेशर एंगल, टू 20 डिग्री प्रेशर एंगल, इनवॉल्यूट गियर, involute gears to 20 degree pressure angle involute gears in mesh have a module of 10 mm of 10 mm the addendum is one module. The addendum is one module. The larger gear has 50 teeth and the pinion has 13 teeth पहला पार्ट जो इसने पूछा था वो है डस इंटरफेरेंस अकर, ठीक है, ये इसका पहला पार्ट था। अब ये जो क्वेश्चन इसने पूछा है, ये बोल रहा इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपको स्मॉल टी मिनिमम और कैपिटल टी मिनिमम पता करना है। और जब ऐसा सिनेरियो हो तो पहले इस पर फोकस करना, क्योंकि इसके अनसेफ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके कम होते हैं। सो कैपिटल टी मिनिमम फाइंड कर लो। कैपिटल टी मिनिमम के लिए आपको 5 दे रखा है इसने 20 डिग्री। एपी और एजी दोनों फिर से वन मॉड्यूल दे रखे हैं। गियर रेशियो होता है कैपिटल टी बाय स्मॉल टी। कैपिटल टी 50 दे रखा है, स्मॉल टी 13 दे रखा है। तो ये जो नंबर ऑफ टीथ आते हैं, अगर ये 50 टीथ से कम आते हैं तो इसका मतलब हमें इंटरफेरेंस से जस्ट बचने के लिए उतने ही टीथ चाहिए, और हमारे पास तो 50 टीथ है, मतलब इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर ये टीथ 50 से ज्यादा आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इंटरफेरेंस से बचने के लिए 50 से ज्यादा टीथ चाहिए थे और हमारे पास 50 ही टीथ है। इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर इंटरफेरेंस होगा। एक बार जल्दी से, अभी आपका काम है कैलकुलेट करके मुझे बताओ इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा। इतने में मैं इसकी बैटरी बदल देता हूं।
ओके, इंटरफेरेंस में लगा, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो सुशांत। कितने टीथ रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, टीथ की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, मिनिमम कितने टीथ की जरूरत पड़ेगी? 60। परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हो। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैपिटल टी को, तो आपने फॉर्मूला यूज किया होगा, यहीं लिख देता हूं मिटा के इसको। आपने कैपिटल टी मिनिमम के लिए फॉर्मूला यूज किया होगा, 2AG डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस 1/g प्लस 2 1/g साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में यह आया होगा टी मिनिमम इज अप्रोक्सीमेटली 60 भाई, 59 पॉइंट समथिंग आया होगा, तो हमने मान लिया कि 60 टीथ। इसका मतलब इंटरफेरेंस तो होगा। अब इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए पहला ऑप्शन, आप कैपिटल टी को 60 कर दो, सिमिलरली स्मॉल टी भी फाइंड कर लो। लेकिन क्या है ना कि जो कैपिटल जी है ना, वो फ्रैक्शन में है, और आपने देखा होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी के लिए कोई इस तरह का इंटीजर है ही नहीं जो उस रेशियो को सेटिस्फाइड कर सके। इसलिए उसने ये पूछा ही नहीं आपसे कि गियर पे कितने टीथ होने चाहिए, पिनियन पे कितने टीथ होने चाहिए, क्योंकि उसका क्वेश्चन प्रॉपर्ली डिजाइन है ही नहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक है, उसने बोला कि अगर टीथ आप नहीं बढ़ाते हो, लेट अस सपोज आप बोलते हो कि नहीं नंबर ऑफ टीथ में नहीं बढ़ा पाऊंगा। क्यों नहीं बढ़ा पाऊंगा? क्योंकि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ही नहीं। तो अब हमें यहां पर प्रेशर एंगल को वेरी करवा के, मतलब वो बोल रहा है कि नहीं देखो मैं तो स्मॉल टी बराबर 13 ही रखूंगा, 13 ही दिया ना, हाँ मैं कैपिटल टी बराबर 50 ही रखूंगा। आप तो बताओ कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? हमने बोला बिल्कुल है। आप क्या कर सकते हो? प्रेशर एंगल को बढ़ा सकते हो। तो हमने बोला ठीक है, तो आप यहां पर यूज करेंगे कैपिटल टी मिनिमम इक्वल्स टू 2AG डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस 1/g 1/g प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1। सो ये कितना आ गया आपके पास में? 50। 2AG ये 1 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस 50/13 50/13 प्लस 2 5 जो है उसको अननोन छोड़ दो माइनस 1। तो यहां से मुझे प्रेशर एंगल कैलकुलेट करके बता दो प्रेशर एंगल कितना आ रहा है। सो आपके पास में दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि प्रेशर एंगल को कितना बढ़ाना है। आपके पास में दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि प्रेशर एंगल को एग्जैक्टली कितना बढ़ाना है। फाइंड कीजिए और बताइए, फाइंड कीजिए और वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। फाइंड कीजिए और देखिए प्रेशर एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है। थर्टी 2.15 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया तुषार, वेरीफाई कीजिए। सिर्फ दो ही स्टूडेंट, दो नहीं तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेटा कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तुषार, पवन एंड कल्याणी। फाइंड करो बेटा, सभी लोग फाइंड करो, वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं करोगे एग्जाम में आंसर कैसे आएगा?
हाँ जी, किसी को कोई वैल्यू मिली हो, किसी को भी कोई वैल्यू, ये 21.9, बिल्कुल 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 21.93 अप्रोक्सीमेटली ये एंगल आपके पास में आने वाला है। अप्रोक्सीमेटली, श्रुति बिल्कुल सही बता रही हो, अप्रोक्सीमेटली ये एंगल आपको मिलने वाला है। हमने कहा कि अगर ये भी हम नहीं करना चाहे तो, हालांकि उसने सिर्फ यही पूछा था, हम बोल रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हम ये चाह रहे हैं कि t बराबर 50 रहे, स्मॉल t बराबर 13 रहे, प्रेशर एंगल भी 20 डिग्री रहे। तो आपने कहा कि सर स्टबिंग कर दो, आपने कहा सर स्टबिंग कर दो, तो हमने बोला कैपिटल T मिनिमम इक्वल्स टू 2 EG डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस 1 बाय G, 1 बाय G प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। सो नंबर ऑफ टीथ 50, एजी स्टबिंग करनी है तो एजी अननोन हो गया, रूट ओवर 1 प्लस 50 बाई 13, 50 बाई 13 प्लस 2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1। अब यहां से एजी बता दो तो आपको पता चल जाएगा, एजी की वैल्यू बताना है ना, आप ये मत बताना कितने परसेंट स्टबिंग करनी है, आप ये बताओ एजी कितना आ रहा है। सो 1 में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने परसेंट स्टबिंग हुई है। आप तो सिर्फ एजी फाइंड करो, यहां से एजी फाइंड करके मुझे बता दो कितना मिल रहा है। आप तो सिर्फ यहां से एजी फाइंड करके मुझे बता दो कितना मिल रहा है। सिंपल सा कैलकुलेटर चलाओ, वैल्यू मिल जाएगी अपने आप, कुछ भी नया नहीं करना है इसके अंदर, कुछ भी आपको नया करना ही नहीं है इसके अंदर। .85 परफेक्ट, परफेक्ट 0.844 के आसपास। तुषार एंड कावेरी एंड कल्याणी बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब आज तुमने इतना सॉल्व कर लिया तो आज देखो मैं ग्रुप के अंदर थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ। अब मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई आप लोग सॉल्व करोगे, तो आज मैं थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग सॉल्व कर लेना। मैथ्स के मैंने लगभग शायद 40-45 क्वेश्चन शेयर किए हैं, मैट्रिक्स के, कैलकुलस के भी शेयर कर दूंगा आज, आज नहीं कल करूंगा, कल मैथ्स की क्लास है ना। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के लगभग सबके 50-50 60-60 क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, तो उतने क्वेश्चन ट्राई कर लेना, क्योंकि एक्चुअल में तो उस बुक के अंदर लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चन है, इतने तो आप कर भी नहीं पाओगे। अगर वो हो जाए तो आप ग्रुप में ही मैसेज कर देना, सर इसी चैप्टर के और क्वेश्चन शेयर कर दो, मैं और शेयर कर दूंगा उसी चैप्टर के क्वेश्चन। सो ये आपके पास में मेन कहानी थी इंटरफेरेंस की, जो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट जो हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ की अगर चर्चा हो तो मिनिमम number of teeth, minimum number of teeth on pinion in rack and pinion arrangement। सिर्फ पिनियन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि रैक के ऊपर तो कितने भी टीथ हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ पिनियन के ऊपर फाइंड करना है। और सिर्फ पिनियन के ऊपर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे जरा देखो, सिर्फ पिनियन के ऊपर अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिए यहां पर। अगर अगर मैं बात करूं यहां पर रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, तो बेसिकली ये हमारे पास में पिच सर्कल हो गया पिनियन का। अब रैक तो इनफाइनाइट रेडियस वाला होता है तो उसका पिच सर्कल ऐसा होगा। ये हमारे पास में बेस सर्कल हो गया पिनियन का, तो यहां से एक लाइन ऑफ एक्शन जाने वाली है, ये चली गई, जो पिच सर्कल से पिच पॉइंट से होती हुई जाएगी। अब अगर जस्ट अवॉइड, फॉर जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस, किसके लिए, टू जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस, जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस के केस के लिए आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका जो पाथ ऑफ कांटेक्ट है ना वो इस पॉइंट से चालू होना चाहिए। इसका मतलब रैक का अडेंडम इसको यहां कट करने वाला है, इसके सेंटर से जो लाइन जाएगी वो ऐसे जा रही होगी, ये यहां पर
कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो रहा होगा, ये 90 डिग्री रहा होगा, ये प्रेशर एंगल फाई रहा होगा। तो यहां पर इसको आप क्या बोल सकते हो, पिच सर्कल रेडियस। तो ये क्या बन जाएगा, आर कॉस फाई। तो सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, आर साइन फाई। हमने क्या किया इस केस में, एक ट्राइंगल कंसीडर किया। हमने क्या किया इस केस के अंदर, एक ट्राइंगल कंसीडर किया। जरा देखो, यहां से, यहां से और यहां से। अगर आप देखें, अगर आप देखें तो ये फाई होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, फाई। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या बन जाएगा, अडेंडम। किसका अडेंडम, रैक का अडेंडम। क्यों, क्योंकि ये रैक का पिच सर्कल है, तो उसका अडेंडम सर्कल यहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तभी तो पाथ ऑफ कांटेक्ट यहां से चालू किया आपने। सो ये अडेंडम ऑफ रैक, ये एंगल फाई, ये हो गया आर साइन फाई। सो ये जो ट्राइंगल है जिसको आप पी, इसको हम बोल लो एम और इसको बोल दो ए। सो इन ट्राइंगल ए एन पी, अगर मैं यहां पर लिखता हूं साइन फाई, तो ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो ये बन जाएगा आपके लिए अडेंडम ऑफ रैक डिवाइडेड बाय आर साइन फाई, आर साइन फाई। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये बन जाएगा आर साइन स्क्वायर फाई। अडेंडम ऑफ रैक जो आ रहा है, वंस अगेन आप इसे फिर से क्या लिख सकते हैं, ए आर मॉड्यूल। तो ये भी अडेंडम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल लिखा गया है। आर को आप क्या लिखेंगे, एम टी मिनिमम डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू ए आर मॉड्यूल। सो मॉड्यूल से मॉड्यूल कैंसिल आउट हो गया। यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो टी मिनिमम हमारे पास में आ रहा है वो है 2AR डिवाइड बाय 2AR डिवाइड बाय साइन स्क्वायर फाइव। ये आपके पास में आ गया मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। जनरली हमने देखा है कि गेट एग्जाम तो नहीं, पर ईएससी एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्टली हमें वहां पर ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। एक बार बोलेंगे सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर ना, चलिए तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। कहां तक ले लिया था स्क्रीनशॉट, यहां तक, ये भी हो गया था, यहां से लेना है स्क्रीनशॉट, ले लो। कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो बताओ। अब जो नेक्स्ट टॉम की क्लास होगी वो तो नेक्स्ट मंडे पे होगी। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं, आप आराम से घर पे सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी बेसिकली पीएससी में पूछा गया था हमें 2013 के अंदर। क्या क्वेश्चन है जरा देखिए। ओपिनियन हैविंग opinion having 36 teeth 36 teeth drives a gear drives a gear having 96 teeth having
96 teeth. The profiles of the gear are involute with 20-degree pressure angle. 20-degree pressure angle. 10 mm module, 10 mm module and 10 mm addendum. Find the length of path of contact arc of contact and contact ratio. ये 3 वैल्यूज है जो बेसिकली आपको फाइंड करनी है। ये 3 वैल्यूज है जो बेसिकली आपको फाइंड करनी है। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैं वर्बली आपको बता देता हूं, जो कभी कभार 1 मार्क में ईएससी में देखने को आपको मिल सकता है, गेट के अंदर तो देखने का चांसेस थोड़ा सा कम ही है। ठीक है, तो वो पॉइंट हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इनफ है। इसके बाद में हम लोग जो डिस्कशन हमारा वो नेक्स्ट मंडे को करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के ऊपर। कल हम लोग बात करेंगे बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर। अगर आप में से कोई ऐसा है जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो अभी हम लोग 10 बजे निम्बस लर्निंग चैनल के ऊपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में मैंने लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।